भारत में आज भी मतलब हर रोज कई महिलाओं के लिए मां बनना एक जानलेवा सफर साबित होता है। हाल के आंकड़े देखें 2019 से 21 के, तो हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर करीब 93 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर मतलब मातृ मृत्यु दर पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए हम एक स्रोत लेख भारत में मातृ मृत्यु दर, चुनौतियां और समाधान का सहारा लेंगे। समझेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों है और कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत शायद हमें मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर की परिभाषा से करनी चाहिए। तो एमएमआर का मतलब है गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 42 दिनों के अंदर किसी महिला की मृत्यु हो जाना। और ये मृत्यु गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब किसी एक्सीडेंट वगैरह से नहीं। एक अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में ये दर लगातार कम हो रही है। 2017-19 में ये 103 थी और अब घटकर 93 पर आ गई है। हाँ, ये गिरावट राहत तो देती है, पर जब हम राज्यों के स्तर पर देखते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। एक तरफ हम केरला को देखते हैं जहां एमएमआर सिर्फ 20 है, बहुत ही कम, और दूसरी तरफ असम है 167 या मध्य प्रदेश 175। इतना ज्यादा फर्क, ये क्यों है? ये फर्क असल में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में जो गहरी असमानता है उसे दिखाता है। स्रोत लेख राज्यों को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटता है। एक है ईएजी राज्य, मतलब सशक्त कार्य समूह वाले राज्य, जो अक्सर स्वास्थ्य सूचकों में पीछे रहते हैं। फिर हैं दक्षिणी राज्य और बाकी अन्य राज्य। दक्षिणी राज्यों ने, जैसे कर्नाटक है 63, आंध्र प्रदेश 46, काफी अच्छा काम किया है। ईएजी राज्यों में भी, जैसे झारखंड 51 पर है, सुधार तो हुआ है, पर कई राज्यों में स्थिति अब भी चिंताजनक है। और अन्य राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र 38, गुजरात 53 ये अच्छे उदाहरण हैं, पर वहीं हरियाणा 106 पर है। तो प्रगति एक जैसी नहीं है बिल्कुल भी। इन मौतों के पीछे की वजहों को समझने के लिए स्रोत एक 3 देरी मॉडल की बात करता है। पहली देरी है खतरा पहचानने और मदद लेने का फैसला करने में। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या बाधाएं हैं? इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, जैसे जानकारी की कमी होना, परिवार की, कह सकते हैं, पारंपरिक सोच, कई बार पैसों की तंगी होती है, या फिर घर के फैसलों में महिला की अपनी आवाज नहीं होती। हालांकि आशा कार्यकर्ताओं ने और जनरली सुरक्षा योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने, जिनमें आर्थिक मदद मिलती है, और महिला स्वयं सहायता समूहों ने काफी बदलाव लाया है। जागरूकता बढ़ी है, और 2005 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM शुरू हुआ, उसने अस्पताल में डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव को बहुत बढ़ावा दिया। इससे पहली देरी कम करने में मदद मिली है, यकीनन। अच्छा, और दूसरी देरी वो है स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में लगने वाला समय। ये तो खासकर ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। दूर दराज के गांव, खराब सड़कें, एम्बुलेंस या गाड़ी का समय पर ना मिलना, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। हालांकि 108 एम्बुलेंस सेवा या NHM के तहत जननी एक्सप्रेस जैसी सुविधाओं से स्थिति सुधरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी समय पर अस्पताल पहुंचना आज भी कई जगह एक बड़ी लड़ाई है। और फिर आती है तीसरी देरी, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, कि महिला अस्पताल पहुंच भी गई, लेकिन वहां सही इलाज मिलने में देरी हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी जो जरूरी देखभाल मिलनी चाहिए, वो तुरंत नहीं मिल पाती। स्टाफ की कमी हो सकती है, या स्टाफ के रिस्पांस में देरी हो सकती है। कई बार स्त्री रोग विशेषज्ञ या एनेस्थेटिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं होते, ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होती, या ऑपरेशन थिएटर तैयार नहीं होता। स्रोत ये भी बताता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खासकर वो जिन्हें फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी FRU बनाया गया है, जिनका काम ही 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति देखभाल देना है, वहां विशेषज्ञों के करीब 66% पद खाली हैं। सोचिए, ब्लड स्टोरेज की कमी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मतलब सिस्टम में अंदरूनी तौर पर काफी कमियां हैं। ये तो व्यवस्था की तरफ की बातें हुई, पर अगर हम सीधे मेडिकल कारणों को देखें तो मौत की सबसे बड़ी वजहें क्या हैं? सबसे आम कारण है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, जिसे PPH यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। जब बच्चे और प्लेसेंटा के निकलने के बाद गर्भाशय ठीक से सिकुड़ता नहीं है, तो बहुत तेजी से खून बह सकता है। और अगर महिला पहले से ही एनीमिक है, मतलब खून की कमी है, तो ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। इसमें तुरंत खून चढ़ाने और कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा बड़ा कारण है बाधित प्रसव यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये तब होता है जब मां की स्ट्रोनी, पेल्विस अविकसित हो या बच्चा सही पोजीशन में ना हो। इससे बच्चे को खतरा होता है और मां का गर्भाशय फटने का भी डर रहता है।
इसमें अक्सर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए फिर वही बात, विशेषज्ञ और ऑपरेशन थिएटर चाहिए। स्रोत में हाई ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन का भी जिक्र था शायद। हाँ, गर्भावस्था के दौरान होने वाला हाई ब्लड प्रेशर, जिसे एक्लाम्सिया कहते हैं, अगर समय पर पता ना चले और इलाज ना हो तो दौरे पड़ सकते हैं, माँ कोमे में जा सकती है और जान भी जा सकती है। इसके अलावा सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, ये भी एक मुख्य कारण है, खासकर अगर डिलीवरी साफ सुथरी जगह पर ना हुई हो या अप्रशिक्षित दाइयों ने कराई हो या फिर असुरक्षित गर्भपात कराया गया हो। ईजी राज्यों में मलेरिया, टीबी, यूटीआई जैसी बीमारियां भी गर्भावस्था में खतरा बढ़ा देती हैं। तो इतने सारे कारण हैं, समाधान क्या है? क्या कोई एक तरीका है जो सब जगह काम कर जाए? देखिए, कुछ बुनियादी चीजें तो हर जगह जरूरी हैं, जैसे गर्भावस्था का जल्दी पता चले, रजिस्ट्रेशन हो, नियमित जांचें हों और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों में हो। और एक बहुत जरूरी बात, हर मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो और उसका ऑडिट मतलब समीक्षा हो, ताकि पता चले कि गलती कहाँ हुई और उसे सीखा जा सके। लेकिन रणनीति राज्यों की जरूरत के हिसाब से बनानी होगी। जैसे ईएजी राज्य हैं, उन्हें अभी भी बुनियादी सुविधाओं और पहली 2 देरी को कम करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वहीं जो दक्षिणी राज्य या बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, उन्हें इमरजेंसी केयर की क्वालिटी सुधारने पर और तीसरी देरी को खत्म करने पर फोकस करना होगा। केरल का मॉडल अक्सर एक मिसाल की तरह देखा जाता है। उनमें ऐसी क्या खास बात है? केरल में एक तो ये कि वो हर मातृ मृत्यु की गोपनीय समीक्षा करते हैं, ताकि सिस्टम की कमियों को पहचान कर ठीक किया जा सके बिना किसी को दोष दिए। वो यूट्राइन आर्टरी क्लैम्प जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं पीपीएच रोकने के लिए, और जो दुर्लभ जटिलताएं होती हैं उनके मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही वो एक और अहम पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, जैसे प्रसव के दौरान या बाद में होने वाला डिप्रेशन। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत ने एमएमआर कम करने में प्रगति तो की है, ये साफ है। लेकिन ये 3 देरी, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कमी और राज्यों के बीच इतना बड़ा अंतर, ये चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। समाधान हमें पता है, रणनीतियां भी मौजूद हैं। असली सवाल ये है कि इन समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए वो इच्छा शक्ति, वो प्रतिबद्धता कितनी है। स्रोत का जो अंतिम वाक्य है वो सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि अगर रोकी जा सकने वाली मौतों को रोकने की सच्ची इच्छा हो तो उपायों की कोई कमी नहीं है। सवाल बस यही है कि इस इच्छा शक्ति को हकीकत में कैसे बदला जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती है।